हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शंस और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखो, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला E इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। E क्या है? तो वही इक्विवेलेंट वेट। m क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट या फिर और बेटर कहना चाहें तो कह सकते हैं फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट। एन क्या है? तो एन है टोटल ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms present in formula of the given substance। कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मेरे को दे दिया गया है जिसका हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इस सब्सटेंस का कुछ फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में कुछ एटम्स होंगे, उन एटम्स में से कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मेरे को उन सबका टोटल कर लेना है और वही होगा n का वैल्यू। तो सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर एटम्स, उन एटम्स में से जिन जिन एटम्स का जहां जहां पर एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका टोटल कर लेंगे, वही n का वैल्यू होगा। एक एग्जांपल लेंगे तब बात समझ में आएगी। कह दो मेरे को एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहली बात देखो, ये जो K2Cr2O7 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें 2 बार पोटेशियम आयन है और 1 बार Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन है। K2Cr2O7 दो पार्ट्स में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में तोड़ा जा सकता है। और ध्यान देना, पोटेशियम आयन कुछ नहीं करता रिएक्शन में जो काम करने वाला पार्ट है वो ये है Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन। लेकिन सवाल जब हमारे सामने रहेगा तो कुछ ऐसा ही रहेगा कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। भले ही काम करने वाला केवल यही है, पोटेशियम कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमको इक्विवेलेंट वेट इसका कैलकुलेट करना है कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। इसको हमने तोड़ दिया दो पार्ट्स में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो नेगेटिव आयन के साथ में आता जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग बाजार में जाते हैं कुछ सामान लेने, तो एक दो दोस्तों को पकड़ लेते हैं कि चलो भाई तुम लोग भी चलो, थोड़ा बातचीत करते हुए चला जाएगा। तो तुम्हारे दोस्तों को ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, बस वैसे ही तुम्हारे साथ गए और तुम्हारे साथ वापस आएंगे। काम तुमको था, सामान तुम खरीदोगे, पैसा तुम खर्च करोगे, जो भी लेन देन करना है तुम करोगे, वो बस साथ में आएंगे साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर ये वही वाला दोस्त है, बस साथ में जाएगा साथ में आएगा लेकिन करेगा कुछ नहीं, जो कुछ करना है इसको करना है। अब ये क्या करेगा? तो एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 या फिर डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा इसका? एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट आयन के अंदर जो क्रोमियम है ना, उसमें थोड़ा चेंज आएगा। यहां पर तुम कैलकुलेट करोगे, पता लगाओगे, तो ऑक्सीजन के 7 एटम्स है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2। और जैसे कैलकुलेशन करना पीछे सिखाया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो क्रोमियम के दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और +6 आएगा। जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन भी इस पार से उस पार जाएगा, क्रोमियम भी इस पार से उस पार जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर भी सारा -2 -2 -2, उधर भी जाकर के सारा -2 -2 -2 ही रहेगा। केवल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 से +3 हो जाएगा। तो यहां पर क्रोमियम के 2 एटम्स है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 और +6, इधर आने पर बन जाएगा क्रोमियम 3+। और क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स,
एक एटम उसका बना क्रोमियम 3+, दूसरा एटम उसका भी बना क्रोमियम 3+, तो 2 क्रोमियम 3+, ऐसे लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज कितना हुआ, टोटल ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो गिवन सब्सटेंस का फॉर्मूला ये रहा। पोटेशियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, उसको तो पहले से बाहर कर दिया, बचा Cr2O7 2-। Cr2O7 2- में भी ऑक्सीजन रिएक्शन में शामिल जरूर हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर केवल क्रोमियम का चेंज होगा, +6 से +3, दोबारा +6 से +3। तो ये जो टोटल चेंज की बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, वो कितना हुआ, तो +6 से +3 मतलब 3 यूनिट का चेंज, +6 से +3 फिर से 3 यूनिट का चेंज, और कुल मिलाकर के 6 यूनिट्स का चेंज। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो जब K2Cr2O7 को हम लोग एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, तो K2Cr2O7 का जो Cr2O7 2- बोले तो डाइक्रोमेट आयन है, वो बदल जाएगा 2Cr3+ में। ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल चेंज देखेंगे तो 6 यूनिट्स, और वही चीज अब हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 6 यूनिट का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो डिवाइडेड बाय 6। अब इसका फॉर्मूला वेट पता लगा लो। भले इसमें काम करने वाला सिर्फ यही है, पोटेशियम ने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो भी साथ में आया गया है। तो फॉर्मूला वेट जो है पोटेशियम का भी, फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करते समय पोटेशियम को भी शामिल करेंगे। तो K2Cr2O7 का फॉर्मूला वेट कैलकुलेट कर लिया जाए, K2Cr2O7। पोटेशियम 2 बार है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39, तो पोटेशियम के 2 एटम्स के लिए 2 × 39। क्रोमियम भी 2 बार है, क्रोमियम का एटॉमिक वेट होता है 52, तो क्रोमियम के 2 एटम्स के लिए 2 × 52, प्लस ऑक्सीजन के 7 एटम्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 7 × 16। सब कुछ सॉल्व कर लो, तो 39 × 2 ये हो गया 78, 2 × 52 104, 7 × 16 112, ऐड कर लिया तो 2 + 4 मिलाकर हो गया 6, 6 + 8 मिलाकर के हो गया 14, 14 का 4 बचा 1, तो 11 + 1 मिलाकर हुआ 12, 12 + 10 मिलाकर 22, 22 + 7 मिलाकर 29, तो 294। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट आया 294, यहां पर रख दो m की जगह 294 डिवाइडेड बाय 6, सॉल्व कर लेंगे 49.5। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आया 49.5, और ध्यान देना इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ क्रोमियम 3+ की जगह 4+ बनने लगे, रिएक्शन में कुछ ऐसा हम चेंज कर दें कि 3+ की जगह 4+ बनने लगे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बदल जाएगा, n का वैल्यू बदल जाएगा, n का वैल्यू बदल जाएगा तो कैलकुलेशन का रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो ये रिजल्ट रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है, जैसा रिएक्शन होगा वैसा यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है, इस वाले एग्जांपल से हम लोगों ने समझा। तो ठीक, एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने K2Cr2O7 इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया, और ये मिला हमको 49.5। लेकिन इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका मतलब क्या निकालें। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है सब्सटेंस का वह वेट, सब्सटेंस का ऐसा वेट जो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इक्विवेलेंट वेट इसका मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का इतना वेट लेना है, ऐसा वेट लेना है जो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इतना आया है ना। तो जब 49.5 ग्राम K2Cr2O7 लेकर के हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका हमने इतना ग्राम ले लिया, तो इतने ग्राम से क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। अगर लॉस होने की बात हो रही होगी तो लॉस की बात कर लेंगे, गेन होने की बात हो रही होगी तो गेन की बात कर लेंगे, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे कि 49.5 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 +6 से +3 जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बोलेंगे विल गेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट वेट इसका कैलकुलेट किया, इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर K2Cr2O7 का इतना ग्राम लेंगे तो वो रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर लूज करने वाली बात होती, अगर कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा होता कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता,
यहाँ पर बोल देते कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, क्रोमियम जो है +6 से क्रोमियम +3 बन रहा था, तो +6 से +3 बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इतना ग्राम K2Cr2O7 का ले लिया जाएगा तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यही इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट वेट मतलब इतना वेट, ऐसा वेट जो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब आ जाओ इस वाले एग्जांपल पर। मेरे पास है Na2Cr2O7.10H2O और एसिडिक मीडियम में मेरे को इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना, जैसे K2Cr2O7 था वैसे ही Na2Cr2O7 है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर क्या है कि जब इसको आयोनाइज करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो मिलेगा 2 बार पोटेशियम आयन प्लस Cr2O7 2- बोले तो डाइक्रोमेट आयन। पोटेशियम आयन क्या कर रहा है, बस साथ में आएगा जाएगा, बाजार में सामान लेने इसको जाना है, ये बस ऐसे कंपनी देने के लिए, रास्ते में बातचीत करने के लिए साथ में गया और साथ में आया और कुछ भी नहीं किया। और Na2Cr2O7 ये भी क्या करेगा, इसको भी जब पानी में घोलेंगे तो ये भी टूट जाएगा और बनाएगा 2 बार सोडियम आयन और 1 बार Cr2O7 2-। ये सोडियम आयन क्या करेगा, रिएक्शन में कुछ करेगा क्या, तो आंसर है नहीं, इसको रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही साथ में आएगा और जाएगा। काम करने वाला ये है, ये बस साथ में आएगा जाएगा। इतना ही नहीं, इसी में पानी के 10 मॉलिक्यूल्स भी चिपके हैं, तो .10H2O, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स भी इसी में चिपके हुए हैं, तो ये भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी बस ऐसे ही साथ में आएंगे जाएंगे। तो Na2Cr2O7.10H2O, इसको ऐसे 3 पार्ट्स में तोड़ लो, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, काम करने वाला पार्ट केवल यही है। एसिडिक मीडियम है, रिएक्शन में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का चेंज होगा और Cr2O7 2-, यहां पर दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और +6, रिएक्शन होगा, बनेगा 2 बार Cr3+, ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +3 हो गया। कितने का चेंज आया, तो 6 से 3 मतलब 3 यूनिट का चेंज, 6 से फिर से 3, फिर से 3 यूनिट का चेंज, तो 3 और 3 मिलाकर के 6 यूनिट का चेंज। तो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ये हो जाएगा फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 6, फिर से पिछला वाला ही केस हो गया, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे सब्सटेंस का Na2Cr2O7.10H2O इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला वेट निकालेंगे। इसने कुछ किया नहीं, इसने कुछ किया नहीं, लेकिन साथ में गया था ना, साथ में गया तो जो है इसको भी काउंट करेंगे। फॉर्मूला वेट निकालते समय पूरे का फॉर्मूला वेट निकालेंगे, तो पूरे का फॉर्मूला वेट निकालेंगे जैसे जैसे निकाल सकते हो वो यहाँ पर रख देंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा Na2Cr2.10H2O का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को स्पेशली इसीलिए लिया कि बहुत बार ऐसा होगा कि इधर कुछ H2O वगैरह फालतू में बहुत बार तुमको देखने को मिलेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करते समय इस H2O को भी शामिल करेंगे। तो Na2Cr2O7 का फॉर्मूला, Na2Cr2O7.10H2O का फॉर्मूला वेट देख लिया जाए, तो फॉर्मूला वेट फॉर Na2Cr2O7.10H2O, देखो 2 बार सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक वेट ये होता है 23, तो 2 × 23 प्लस 2 बार क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52, तो 2 × 52 प्लस ऑक्सीजन के 7 एटम्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 2 × 16, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 × 18, पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट तुमको मिलेगा 18, पानी का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 16, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स का वेट 1 and 1 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा। तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 × 18 और सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो ये m का वैल्यू मिल जाएगा, फिर m का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। तो हम इसको अब आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, समझा दिया कि इसको भी इसी में शामिल करना जरूरी है। तो जो m का वैल्यू है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो भी मिलेगा यहाँ पर रखेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा Na2Cr2O7.10H2O का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब बात करेंगे कैमोनोफोर की, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया,
तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात कि जो KMnO4 है पानी में घोलते ही टूट जाएगा K प्लस में और MnO4 माइनस में, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। और ये किसी काम का नहीं है, बस साथ में आएगा साथ में जाएगा, असली काम का चीज ये है। तो MnO4 माइनस, इसमें मैग्नीज जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा। और एसिडिक मीडियम, नॉट ओनली एसिडिक, से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, अच्छा खासा एसिडिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो ये जो MnO4 माइनस है ये बदल जाता है Mn2 प्लस में, और Mn2 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का जो है वो +2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर कैलकुलेट करोगे तो सारा -2 -2 -2 -2, ऑक्सीजन जो है इधर सारा -2 -2 -2 -2 वाला है। जब ऑक्सीजन उधर भी पहुंचेगा तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही -2 -2 चलता चला जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +7 से +2, 5 यूनिट का चेंज हुआ तो बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई 5। इसका फॉर्मूला वेट पता लगा लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में पता चला। इसी तरह से न्यूट्रल मीडियम, MnO4 माइनस है, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4, +7 से +4, 3 यूनिट का चेंज हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 3। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना चाहिए सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वीडियो को रोक दो, रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो, कैलकुलेट करके देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अदरवाइज कंफर्टेबल हो तो चलो ठीक। तीसरा क्या था? बेसिक मीडियम। तो अब की बार हम लोग MnO4 माइनस, इसको हम लोग बेसिक मीडियम और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, नॉट ओनली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में लिया जाएगा तो MnO4 माइनस से बन जाएगा MnO4, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का पता लगाओगे तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6, +7 से +6 केवल 1 यूनिट का चेंज हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम, थोड़ा बहुत एसिडिक नहीं, अच्छा खासा एसिडिक होना चाहिए। अगर बहुत हल्का फुल्का एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल ही मान करके चलेंगे। इसी तरह से थोड़ा बहुत बेसिक रहा, बहुत हल्का फुल्का बेसिक रहा तो वो भी न्यूट्रल की तरह से ही काम करेगा। अच्छा खासा एसिडिक, अच्छा खासा बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक होना चाहिए, तब एसिडिक बेसिक के हिसाब से बात करेंगे। तो मेरे पास एसिडिक मीडियम है, स्ट्रांग एसिडिक मीडियम है, MnO4 माइनस से बना Mn2 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो गया, 5 यूनिट का चेंज आया तो 5 से डिवाइड कर दिया। न्यूट्रल मीडियम है तो MnO4 माइनस से MnO2 बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4, 3 यूनिट का चेंज हुआ तो M को 3 से डिवाइड कर दिया। और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो MnO4 माइनस से बन जाएगा MnO4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 से +6 हो जाएगा, केवल 1 यूनिट का चेंज आ रहा है तो M को डिवाइड कर देंगे 1 से। और ध्यान देना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो KMnO4 का फॉर्मूला वेट कैलकुलेट कर लेंगे, वो यहां पर रख दो, डिवाइड कर दो 5 से, 3 से, 1 से, और जो रिजल्ट मिलेगा वही KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट होता चला जाएगा एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O, अब इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। देखो H2C2O4, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसको पानी में घोल दोगे ना तो यहां से H प्लस, यहां से H प्लस निकल जाएगा, बन जाएगा COO माइनस सिंगल बॉन्डेड विथ COO माइनस, प्लस यहां से हाइड्रोजन आयन निकला, यहां से हाइड्रोजन आयन निकला तो 2H प्लस आयन, और इसको तुम कहते हो ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2C2O4 पानी में घोलेंगे
तो ये 2H प्लस निकल जाएगा, 2H प्लस निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C2O4। दोनों हाइड्रोजन को हटा दो तो C2O4 बचेगा, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 2H प्लस आयन। तो ऑक्जिलेट आयन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इतना मेहनत इसलिए किया ना क्योंकि ऑक्जिलेट आयन ही है जो असली काम का चीज है। ये हाइड्रोजन आयन तो बस ऐसे ही साथ में आया गया है, इसका कोई काम नहीं है। काम इस ऑक्जिलेट आयन का है। ये ऑक्जेलिक एसिड स्ट्रक्चर ऐसा, पानी में घोलोगे तो H प्लस और H प्लस अलग हो जाएंगे, H प्लस को अलग कर दिया तो दोनों ऑक्सीजन पर निगेटिव निगेटिव। या इसी रिएक्शन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि H2C2O4 पानी में गया, 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो गए, बचा C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन, और यही ऑक्जिलेट आयन काम का है। जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्जेलिक एसिड को लेते हैं तो इसका जो ऑक्जिलेट आयन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जो कार्बन है इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें, यहां पर जो कार्बन के 2 एटम्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना तो +3 और +3 उस पर जाएगा तो ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन के 2 एटम्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार बनेगा, और यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और +4। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला भले ही ऐसा लिखा हुआ है लेकिन ये जो पानी का मॉलिक्यूल है बस ऐसे ही साथ में आया है। इवन ये जो हाइड्रोजन आयन है बस साथ में आया है, इनको करना कुछ नहीं है, जो करना है इस ऑक्जिलेट आयन को करना है। और ऑक्जिलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 इधर +4 और +4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ तो +3 से +4 1 यूनिट चेंज हुआ, +3 से +4 1 यूनिट और चेंज हुआ, तो टोटल चेंज 2 यूनिट। तो जो n का वैल्यू होगा वो होगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला वेट कैलकुलेट कर लो तो इस वाले पार्ट का जैसे H2C2O4 डॉट 2H2O, इस वाले पार्ट का वेट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 90 प्लस 2H2O, तो 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 मिला करके हो जाएगा 36, 36 प्लस 90, 90 प्लस 36 मिला करके हो जाएगा 126। ठीक, तुम इत्मीनान से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक दो और अपने अपना कैलकुलेट करके देख लो। हम तो बार बार कैलकुलेट करते रहते हैं, हमको अक्सर याद हो जाता है ये सब। H2C2O4 इसका फॉर्मूला वेट 90 आएगा, पानी के 2 मॉलिक्यूल से 2 इंटू 18 कर दो, सब मिला दोगे 126 हो जाएगा, और यहाँ पर रख दो तो 126 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 63। तो ऑक्जेलिक एसिड उसका फॉर्मूला अक्सर हम ऐसे लिखते हैं और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो 63 आ जाएगा। कभी कभी तुमको फंसाने के लिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि H2C2O4 जो है इसमें पानी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बस ऐसा ही है, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताओ, तो बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/2, और m का वैल्यू अब की बार केवल 90 लेंगे। केवल अगर यही वाला पार्ट दे दिया है कि केवल इसी का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, अगर नॉर्मल बोला गया कि ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो तो हम 2H2O को लेकर के ही चलेंगे। लेकिन स्पेशली कह दिया जाए कि H2C2O4 ऐसा लेना है कि इसमें पानी का 2 मॉलिक्यूल नहीं चिपका हुआ रहेगा, बोलते हैं नॉन हाइड्रेटेड कह सकते हैं कि नॉन हाइड्रेटेड है, पानी का मॉलिक्यूल जो यहां पर चिपका था वो यहां पर नहीं चिपका है। इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो तो m/2 करेंगे तो m की जगह सिर्फ इसी वाले पार्ट का वेट लेंगे, तो ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे तो 45। तो नॉर्मल ये है, अगर नॉर्मल कहा गया कि ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो तो 2H2O को शामिल कर लेंगे, और स्पेशली कह दिया गया कि नॉन हाइड्रेटेड है, इसमें कोई जो है पानी का मॉलिक्यूल नहीं चिपका हुआ है, और अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो तो ये 63 नहीं बल्कि 45 आ जाएगा। और कभी कभी तो तुमसे इतना कहा जाता है कि बस ऑक्जेलेट आयन का ही इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर दो, सिर्फ ऑक्जेलेट आयन का, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर दो। तो H2C2O4 इसका वेट कितना था 90, जब इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पर वेट भी 2 यूनिट कम हो जाएगा, वेट 2 यूनिट कम हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ऑक्जिलेट आयन रहे C2O4 2 माइनस, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/2, और इस बार 88/2 ये हो जाएगा 44 आएगा। तो ध्यान देना, नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो 126/2, केवल ये वाला पार्ट रहे नॉन हाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड है,
उसके लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो केवल 90 को पकड़ना पड़ेगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 हो जाएगा। और कभी कभी सवाल को और ट्विस्टेड बनाने के लिए कह देते हैं कि बस ऑक्सिलेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो जब ऑक्सिलेट आयन की बात होगी, स्पेशली कहा गया कि ऑक्सिलेट आयन का ही इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो अब ये हाइड्रोजन वगैरह सब हटा दो, सिर्फ इसी का वेट देखेंगे। तो H2C2O4 का वेट होता है 90, तो C2O4 का वेट जो होगा 90 में से 2 यूनिट कम कर दो, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 यूनिट कम कर दो, 88 बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 44। इसी तरह से एक सब्सटेंस है मोहर सॉल्ट, फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, इसको कहते हैं मोहर सॉल्ट। इसका इक्विवेलेंट वेट पता लगाना है। तो देखो बड़ा सा फॉर्मूला है, इसका जब फॉर्मूला वेट निकालोगे ना 392 आएगा। हम बार बार पढ़ाते रहते हैं तो मेरे को याद हो जाता है, तो इत्मीनान से रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देख लो। आयरन के लिए एटॉमिक वेट 56, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट तुम जानते हो 16, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट 1, और सल्फर ऑक्सीजन सब बता ही दिया। तो इन सब का इस्तेमाल करके इसके लिए जब तुम फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करोगे ना तो 392 आएगा, 392 आएगा। और जब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? तो देखो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में काम का पार्ट सिर्फ ये आयरन है, और इस आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो बन जाता है आयरन 2+ से आयरन 3+। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन काम करने वाला पार्ट केवल और केवल और केवल आयरन है, जो कि आयरन 2+ से आयरन 3+ में बदल जाएगा। 1 यूनिट का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, तो n की जगह रखेंगे 1, तो हो जाएगा m/1। m की जगह रख दे 392, तो ये हो गया 392 डिवाइडेड बाई 1, अगेन इट इज इक्वल टू 392। तो मोहर सॉल्ट जब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो बहुत सारे बच्चे यहीं तक पहुंचने में गलती करेंगे, वो जोड़ेंगे घटाएंगे, कभी सही आएगा कभी गलत आएगा, तो ध्यान देना यही रिजल्ट आना चाहिए। इसका फॉर्मूला वेट निकालोगे तो ये आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हो रहा है उसकी बात करेंगे तो केवल आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +2 से +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ओनली 1 यूनिट, तो m/n की जगह m/1 हो गया, m की जगह रखा 392, तो मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट 392। और फाइनली इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे पता लगाते हैं उसकी बात तो हमने कर ही ली, लेकिन इस इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इसका हम यूज क्या करेंगे, यूज कहाँ करेंगे। तो जैसे कह दो हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, हम लोग मोहर सॉल्ट का रिएक्शन KMnO4 से करा रहे हैं, मीडियम जो है एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, तो रिएक्शन में बहुत कुछ होगा, इधर बहुत सारी चीजें बनेंगी, क्या क्या बनेगा उससे मेरे को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ज्यादा। सवाल ये है कि अगर हम मोहर सॉल्ट का 10 ग्राम लेते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए KMnO4 को कितना लेना पड़ेगा। मोहर सॉल्ट का 10 ग्राम लिया, KMnO4 कितना ग्राम ले कि दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर ले। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल करेंगे, मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ये हो जाएगा m/1, सॉल्व कर लेंगे 392 आया। KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/5, +7 से +2 में चेंज होगा तो m/5, और इसका m निकालोगे ना तो 158 आता है, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे 31.6 हो जाएगा। तो मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट इतना, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट इतना। तो हम लोग बोलेंगे कि जब मोहर सॉल्ट का 392 ग्राम लोगे तो इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए, इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए मेरे को KMnO4 का 31.6 ग्राम लेना पड़ेगा। 392 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट वो कंप्लीट रिएक्शन करता है 31.6 ग्राम ऑफ
KMnO4। हम ऐसा कह सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट इतना था, इसका इक्विवेलेंट वेट इतना था, तो मोहर सॉल्ट का जब इतना ग्राम लेंगे, KMnO4 का इतना ग्राम लेंगे, तो दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं ये एक इक्विवेलेंट हो गया। अगर 392 ग्राम मोहर सॉल्ट ले लिया तो बोलेंगे ये एक इक्विवेलेंट हो गया। और इसको बोलेंगे ये भी KMnO4 का एक इक्विवेलेंट हो गया, तो इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट आपस में कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। तो इसी के बेसिस पर हम लोग ये वाला सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसी के बेसिस पर हम लोग ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर लिया जाए तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो अगर मेरे पास दो चीजें हैं, दोनों में कंप्लीट रिएक्शन होना है, तो पहले के लिए W1 अपॉन E1 ये हो गया पहले सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। दूसरा चीज है W2 अपॉन E2 दूसरे सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर इसका 5 इक्विवेलेंट है तो इसका भी 5 इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसका 4 इक्विवेलेंट है, मतलब 392 ग्राम 4 बार ले लिया, 392 ग्राम इसको 4 ग्राम ले लिया, तो ये 31.6 ग्राम को भी 4 बार लेना पड़ेगा। इसको एक बार लिया तो इसको भी एक बार लो, इसको 2 बार लिया तो इसको 2 बार लो, इसको 3 बार लिया तो इसको 3 बार लो, इसको 4 बार लिया तो इसको भी 4 बार लो। तो इसका अगर 4 इक्विवेलेंट ले लिया है तो इसका भी 4 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो W1 अपॉन E1 मतलब पहले सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, W2 अपॉन E2 मतलब दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर रिएक्शन कंप्लीट होना है तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सवाल क्या था, सवाल था कि मोहर सॉल्ट का 10 ग्राम तो KMnO4 का कितना ग्राम। तो हम लोग बोलेंगे कि W1 मेरे को पता है 10 ग्राम, W2 मेरे को नहीं पता है, वैसे ही छोड़ दिया जाए। E1 मतलब मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट वो मेरे को पता है 392। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट E2 वो भी मेरे को पता है 31.6। तो देखो एक इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो W2 का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो सॉल्व किया और हमको मिला कि W2 इज इक्वल टू 10 इंटू 31.6 डिवाइडेड बाई 392, आंसर ग्राम में आएगा। तो 31.6 इंटू 10 ये हो जाएगा 316 डिवाइडेड बाई 392। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर अपने पास, चलो सॉल्व कर ही देते हैं। तो 316 डिवाइडेड बाई 392 ये मिल गया 0.80 वगैरह वगैरह। तो चलो हम 0.80 पर ही रुक जाते हैं कि इतना ग्राम अगर KMnO4 का ले लिया जाए, KMnO4 का इतना ग्राम ले लिया जाए तो 10 ग्राम मोहर सॉल्ट के साथ वो कंप्लीट रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट का यूज हम लोग कैलकुलेशंस में, इस तरह के कैलकुलेशंस में करते हैं। एक बार फिर से सवाल को रिव्यू कर लेते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि मोहर सॉल्ट का 10 ग्राम, KMnO4 का कितना ग्राम लेंगे कि आपस में कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। E1 मतलब पहले सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, E2 मतलब दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, W1 मतलब पहले सब्सटेंस का वेट और W2 मतलब दूसरे सब्सटेंस का वेट। और W1 और W2 इस तरह से कि दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन करते हैं। और इस फॉर्मूले का बेसिस क्या है, तो बोलेंगे ये पहले सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ये दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका, इसीलिए फॉर्मूला काम करेगा। अब इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 चीज मेरे को पता है तो चौथा चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे को E1 पता था, E2 पता था, मोहर सॉल्ट का नाम ले लिया तो उस नाम से जो है हम E1 का पता लगा लेंगे। KMnO4 का नाम ले लिया तो नाम लेते ही हम जानते हैं कि KMnO4 के लिए E2 कैसे कैलकुलेट होगा, हम अपने से पता लगा लेंगे। E1 E2 अपने से पता लगाएंगे। W1 सवाल में दिया था, W2 का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया था, बस मेरे को वही पता लगाना है। तो इस इक्वेशन में W1 का वैल्यू रखा, E1 E2 पता लगा करके रखा और W2 का कैलकुलेशन हमने कर लिया। तो यही है इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन ये था कि इक्विवेलेंट वेट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा, एक सब्सटेंस इतना ग्राम लिया, दूसरा सब्सटेंस कितना लेना पड़ेगा, इस तरह के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो अब आज का क्लास यहीं पर रुकेगा। ये रहा इस चैप्टर का सिलेबस। पीछे के क्लासेज में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पर बातें करी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी तुमको समझाया, रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे कैसे बैलेंस करते हैं वो सारी बातें करी।
KMnO4 K2Cr2O7 के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को समझाया था और आज की क्लास में हमने इक्विवेलेंट वेट डील कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे पता लगाते हैं। बचे हुए टॉपिक्स रिडॉक्स डायरेक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस आने वाले क्लासेज में, और लेक्चर शीट को डाउनलोड करना। जो भी कुछ तुमने स्क्रीन पर देखा उसको हम PDF में कन्वर्ट कर देते हैं, नाम रख देते हैं लेक्चर शीट, और इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। जो भी कुछ स्क्रीन पर देखा, पढ़ाई किया, PDF में कन्वर्ट कर दिया है, नाम है लेक्चर शीट। डाउनलोड करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका इस्तेमाल कर लो, या फिर अपना वेबसाइट www.gurukripa.classes.com यहाँ पर जाकर के भी लेक्चर शीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो लेक्चर शीट को डाउनलोड करके अच्छे से देखो क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। कहीं पर कोई मुश्किल आ रही है तो वहां पर थोड़ा और काम करो और मेहनत करो, उसको कंट्रोल करो। और स्पेशली आज का क्लास, आज हमने बहुत सारे केसेज बताए, सवाल वगैरह लगवाए, इन सबको रफ में अपने से कर करके देखो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ाई बस ऐसे हवा में जो है पढ़ करके भाग गए, ऐसे नहीं। तुमको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना तो तुमसे होगा नहीं। तो इस चीज को सही करने के लिए क्या करना होता है कि जो पढ़ते हैं उसको खुद से करके देखते हैं कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे जिन जिन चीजों का इक्विवेलेंट वेट वगैरह निकाल करके दिखाया, तो अपने से रफ में उन चीजों का नाम लिख लो और देखो कि तुमसे वो सारे इक्विवेलेंट वेट वगैरह कैलकुलेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो चलो आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।